और अब रुक करते हैं हमारे खास शो यूपी चुनाव पर, सबसे बड़े शो 2022 के महादंगल का। यूपी में विजय के महाअभियान की शुरुआत हो चुकी है। मिशन 2022 के लिए आज से दिल्ली में बीजेपी का महामंथन शुरू हुआ है। 2 दिनों की इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा यूपी के बीजेपी सांसदों से विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर फीडबैक लेंगे। खास बात यह है कि इस मीटिंग में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ साथ यूपी बीजेपी के सभी टॉप लीडर शामिल होंगे। खबर यह भी है कि अब की बार यूपी में उम्मीदवारों के चयन में बीजेपी गुजरात के फॉर्मूले को आगे बढ़ा सकती है। क्या है यह फॉर्मूला और कैसे बीजेपी बना रही है यूपी की जीत का महाप्लान, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी होंगे। लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। गुजरात फॉर्मूले से यूपी में फिर कमल की बहार। अब की बार जनसेवक ही टिकट का हकदार। यूपी विजय का महाअभियान, विपक्ष क्यों परेशान? – 2022 का महादंगल सामने है और बीजेपी को इसमें गोल्ड मेडल से कम कुछ भी मंजूर नहीं। यही वजह है कि विपक्ष की हर चाल को मात देने के लिए लखनऊ की जगह दिल्ली में वॉर रूम सेटअप हो चुका है। उम्मीदवारों के नाम से लेकर बूथ लेवल तक जीत की रणनीति तैयार की जा रही है। चर्चा ये भी है कि यूपी में सीएम की दोबारा ताजपोशी के लिए अब की बार टिकट गुजरात फॉर्मूले के आधार पर दिए जाएंगे। गुजरात में पिछले 2 दशकों से ज्यादा समय से बीजेपी का अखंड राज है और इसकी बड़ी वजह है हर बार चुनाव में कई सिटिंग विधायकों का टिकट कट जाता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात में बीजेपी ने 2002 में 18 सिटिंग विधायकों का टिकट काटा था, तो वहीं 2007 में 47, 2012 में 30, जबकि 2017 में 29 मौजूदा विधायकों का टिकट कटा था। गुजरात के चुनाव में जिस तरीके से हर बार देखा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी एंटी इनकम्बेंसी की काट के लिए पुराने विधायकों का टिकट का नए चेहरों पर दांव लगाती है, माना जा रहा है कि उसी फॉर्मूले के तहत अगले यूपी विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी उतरने वाली है। खबर है कि भाजपा इस चुनाव में यूपी के मौजूदा 100 भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का टिकट काट सकती है। हालांकि इससे पहले भी देखा गया है कि दिल्ली के एमसीडी चुनाव में जो 2017 में संपन्न हुआ था, उस चुनाव में भाजपा ने अपने सभी मौजूदा पार्षदों का टिकट काट दिया था। बीजेपी ने गुजरात फॉर्मूले का इस्तेमाल 2019 के लोकसभा चुनाव में भी किया और इसका उसे जबरदस्त फायदा भी मिला था। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 90 सांसदों के टिकट काट दी। नतीजे आए तो 303 सीटों पर प्रचंड जीत मिली और यह आंकड़ा 2014 के मुकाबले 21 ज्यादा था। जाहिर है बीजेपी के लिए गुजरात फॉर्मूला चुनाव में हिट साबित होता आ रहा है और अब यूपी में भी इस फॉर्मूले के जरिए सीएम योगी की कुर्सी को फिर से पावर सप्लाई देने की तैयारी। एक और यूपी में उम्मीदवारों के सिलेक्शन पर पार्टी की नजर बनी हुई है, तो वहीं दिल्ली में 2 दिनों का महामंथन शुरू होने जा रहा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में होने वाली इस मीटिंग में सीएम योगी आदित्यनाथ, यूपी बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह, यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और यूपी बीजेपी संगठन मंत्री सुनील बंसल शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी में और उसकी रणनीति बनाने में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अब उत्तर प्रदेश के बीजेपी सांसदों की बैठक आज से दिल्ली में शुरू होने जा रही है। यह बैठक 2 दिनों तक चलेगी। 2 दिनों के इस महामंथन के पहले दिन ब्रज, पश्चिम और कानपुर क्षेत्र के सांसद मौजूद रहेंगे, जबकि 29 जुलाई को अवध, काशी और गोरखपुर क्षेत्र के सांसदों के साथ विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर संवाद होना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और संगठन मंत्री सुनील बंसल जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, ये सब लोग एक लगातार एक बैठकें हमारी होती रहती हैं। पहले भी सांसदों के साथ बैठना कभी लखनऊ में होता है, इस बार दिल्ली में हो रहा है क्योंकि सदन चल रहा है। एक और बीजेपी मिशन 2022 की तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही, तो वहीं विपक्ष की रणनीति जमीन पर नजर नहीं आ रही। टीम न्यूज़ नेशन। और हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। आनंद दुबे हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हैं, गौरव कपूर हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हैं और डॉक्टर अभिषेक राय हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं और विकास चंद्रा हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। यहाँ पर सवाल मेरा तमाम पैनलिस्ट से हो, उससे पहले मैं विकास जी के पास जाना चाहूंगी। विकास जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि जो मंथन चल रहा है, चिंतन मंथन जो पूरा होने वाला है, गुजरात फॉर्मूला क्या कुछ होगा, किस तरह से इस पर काम होगा, थोड़ा इस पर रोशनी डालिए, फिर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।
जी, गुजरात फार्मूला अगर देखें तो बीजेपी के लोग इसे मोदी का फार्मूला कहते हैं और सीधा सा है कि अगर टिकट वितरण हो तो एंटी इनकम्बेंसी को ख़त्म करने के लिए, दूसरी राजनीतिक पार्टियों के ध्यान को भटका देने के लिए मोदी की टेक्निक शुरू से रही है कि अधिकतर विधायकों के टिकट काट दिए जाते हैं। यानी मोदी एक फार्मूला लेकर चलते हैं कि कम से कम 20% से लेकर 30% तक के लोगों की अगर टिकट काट दी जाए तो एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर कम हो जाता है। इसे गुजरात फार्मूला कहते हैं और इसे बार बार प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह इसका उपयोग भी करते आए हैं और उसका रिजल्ट भी सामने आता रहा है। तो अब बताया जा रहा है और ये गुणाभाग भी हो रहा है, जो स्थिति बीजेपी में दिखाई दे रही है और जिस तरीके की रणनीति बीजेपी में बनाई जा रही है और जिस तरीके से संगठन के स्तर पर लगातार बैठकें हो रही हैं, मंथन हो रहा है, एक एक नाम पे विचार कराया जा रहा है। जो मेरी जानकारी है कि 4 एजेंसियों से फीडबैक लिया जा रहा है प्रत्याशियों के ऊपर, जो लोग मौजूदा विधायक हैं उनका भी फीडबैक लिया जा रहा है और जिसे प्रत्याशी बनाया जाना है उनका भी फीडबैक लिया जा रहा है। संगठन से अलग मंगाया जा रहा है और बाकी एजेंसियों से अलग मंगाए जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इस बार भी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में गुजरात फार्मूला जो है, जिसे मोदी फार्मूला बीजेपी में कहा जाता है, वो देखने को मिलेगा। यहाँ बहुत सारे विधायकों के टिकट कट जाएंगे और इसके पीछे सहज तौर पर बीजेपी के नेताओं का एक ही तर्क होता है कि अगर विधायकों के टिकट काट दिए जाएंगे तो एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर कम हो जाएगा। दूसरे नौजवान अगर आएंगे या दूसरे चेहरे को अगर लेकर के हम आएंगे तो वो उतना ज़्यादा नुकसान उठाना नहीं पड़ेगा और इसी फॉर्मूले पे बीजेपी उत्तर प्रदेश में भी फिलहाल चलती हुई नजर आ रही है। जी चलिए, तो इसी सवाल को लेकर हम आनंद दुबे के पास जाते हैं। आनंद दुबे जी, क्या भरोसा नहीं है योगी के काम पर कि काम बोलेगा? ये गुजरात फॉर्मूला अपनाने की जरूरत क्यों आ गई? जी, मुझे आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। कई सारी जी, मैं कह रही हूं कि अगर ये गुजरात फॉर्मूला अपनाने की जरूरत आ गई है तो ऐसी नौबत क्यों आई? क्या आपके विधायकों ने अच्छा काम नहीं किया है? काम अच्छा होगा तो जनता के बीच और जोर शोर से जा सकेंगे, अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जा सकेंगे। देखिए, अब आप कौन से फॉर्मूले की बात कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन कुल मिलाकर यह है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से पिछले 4.5 साल में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने सफलतापूर्वक कार्य किया है, हम उन तमाम मुद्दों को लेकर जो है चुनाव में जाएंगे और भारी जीत हासिल करके जो वापस आएंगे। और हमारी सरकार की जो प्रदर्शन रहा है, जो क्षमता रही है और जो जिस तरह से हमने जो है चीज़ों को सामने रखा है, वो पूरी जनता देख रही है और इसी वजह से जो है लगातार चुनाव दर चुनाव जो है हमको सफलता मिलती आई है। और इस वजह से जो है हम आने वाले चुनाव में भी योगी मॉडल को लेकर उत्तर प्रदेश में जो हमने सफलता के कीर्तिमान स्थापित किए हैं उसको लेकर जो जनता के बीच जाएंगे और हमें पूरा उम्मीद है कि जनता का आशीर्वाद जो हमें पहले से ज्यादा मिलेगा। नहीं, कहा जाता है कि कुछ लोगों की बलि दे दी जाती है जिसके कारण जो है आप एंटी इनकम्बेंसी जो होती है जो सरकार से, उसको इनकैश कर पाते हैं अपने फेवर में। देखिए आप तो अच्छी तरह जानती है कि हमारे यहाँ जो टिकट बंटवारे की जो है बड़ी पारदर्शी जो है व्यवस्था है। हमारे यहाँ केंद्रीय चुनाव समिति जो है वो तमाम तरह से जो है वो प्रदर्शन के आधार पर, तमाम चीज़ों के आधार पर टिकट तय करती है और जिसको भी वो टिकट देती है पूरी पार्टी उसके साथ होती है और जो पार्टी जो उसको चुनाव लड़ाती है। तो इसमें कहीं से कोई जो है मतभेद नहीं है। पार्टी जो जिनको टिकट देगी वो चुनाव लड़ेंगे और लेकिन मॉडल हमारा जो है वो योगी जी का सुशासन होगा, बीजेपी के जो कार्य हैं वो होगा। बिल्कुल। चलिए, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कोई मॉडल नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ योगी जी का काम बोलेगा। डॉक्टर अभिषेक राय भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। डॉक्टर राय, आपसे समझना चाहेंगे कि यहाँ एक तरफ एक पार्टी है जो अगस्त क्रांति ला रही है, जिसके तमाम बड़े नेता जो हैं अगस्त में दौरे पे दौरे, बैठके पर बैठके करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के चुनावों के मद्देनजर। वो अभी से सत्तारूढ़ है, ताकतवर है, केंद्र में भी उसकी सत्ता है, उसके बावजूद भी वो अभी से चिंतन मंथन कर रही है अपने टिकट बंटवारे को लेकर। और दूसरी तरफ ऐसा लगता है दूसरी पार्टियां चुनावी मोड में आई ही नहीं है अभी तक। देखिए, मैं सबसे पहले ये बात कहना चाहता हूं कि जैसे गुजरात मॉडल की बात हो रही थी अभी, तो गुजरात मॉडल का दंश तो पूरा देश झेल रहा है। पेट्रोल 110 रुपए और डीजल 100 रुपए। आजादी के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि हमारे ही देश के 2 प्रदेश के में आपस में पुलिस के जवान गोलियां चला रहे हैं। नहीं, आपकी बात ठीक है, सरकार अगर इतनी निकम्मी है, नाकारा है, तो मैं वो तो कह रही हूँ ना, फिर तो आपको और अच्छी तैयारी करनी चाहिए। मैं पूछ रही हूँ ग्राउंड पर जिस तरह से हम बीजेपी को एग्रेसिव देखते हैं, बीजेपी के आला नेता जो हैं बैठ के करते हैं, बीजेपी के बड़े नेता मोदी जी, योगी जी और अमित शाह जी जिस तरह से पूरी जान फूंकते हैं, जेपी नड्डा जी लगातार मीटिंग्स करते हैं, दौरे करते हैं, वो चीज जो है हमें वो प्लानिंग, वो रणनीति, वो एग्रेशन, वो मेहनत समाजवादी पार्टी में ग्राउंड पर क्यों नहीं दिखती है या फिर कांग्रेस में क्यों नजर नहीं आती? पार्टी बूथ लेवल पे काम कर रही है। हम बूथ लेवल पे अपना संगठन मजबूत कर रहे हैं, जिसका रिजल्ट अभी आपने पंचायत चुनाव में देखा। समाजवादी पार्टी नंबर 1 पार्टी थी। ये कहना
कि हम ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स नहीं करते। हम लोग बूथ लेवल पे हमारे कार्यकर्ता उतरे हैं, हमारे नेता उतरे हुए हैं और वो सारी चीजें वहां पे हम लोग कर रहे हैं। बाकी चीजें रही बात, अगर इनको हार का दंश जो इन्होंने पंचायत चुनाव में मिला तो इनकी मजबूरी है, इन्हें पता है कि इनके हाथ से सत्ता जाने वाली है, इसलिए दिल्ली में मीटिंग कर रहे हैं, कभी लखनऊ में मीटिंग कर रहे हैं, कभी अपने सांसदों को बुला रहे हैं, कभी जेपी नड्डा जी को बुला रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि 4.5 साल में इन्होंने सिर्फ जनता को बरगलाया, कोई काम नहीं किया है। इसलिए इनको पता है कि 22 में इनकी जमीन हट चुकी है। आप आनंद दुबे जी, आपका काम नहीं बोलेगा और इसीलिए आप घबराए हुए हैं और एक के बाद एक बड़े नेताओं को, सांसदों को मीटिंग्स के लिए बुला रहे हैं, क्योंकि समझ नहीं आ रहा है इस हार से बचे कैसे, आरोप लगा रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर राय। देखिए समाजवादी पार्टी का मतलब पेशा है आरोप लगाना, ठीक है। मैं आपको स्पष्ट बता दूं, भारतीय जनता पार्टी जो 365 दिन चलने वाली पार्टी है, यहाँ पर बैठक और चिंतन मंथन होता रहता है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। हमारी बैठकें जो है दिल्ली में भी होती हैं, हमारी बैठकें जो है लखनऊ में भी होती हैं, जिसमें हम आगे की कार्य योजना तैयार करते हैं। सांसदों के साथ बैठक है तो उनसे सुझाव मांगे जाएंगे, आगे की कार्य योजना पर उनसे जो है चर्चा की जाएगी, तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। अब इस बैठक पर अगर समाजवादी पार्टी को लगे, चूंकि समाजवादी पार्टी में ऐसी बैठकें होती नहीं है, वहां पर तो राजशाही व्यवस्था है, राजकुमार जो है वो एक आदेश पारित करते हैं और कार्यकर्ता जो है उसको लेकर जो है घूमना शुरू कर देते हैं। न बैठक है, न संगठन है, न समन्वय है, सिर्फ एक उन्माद से उपजी हुई भीड़ है जो कि भैया भैया का नारा लगाती रहती है, अखिलेश जी जिंदाबाद करती रहती है। तो इनको इस तरह की बैठक जो है हमेशा ये लगता है कि जो है ये चुनावी बैठक है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर, इसलिए बैठकों की जरूरत नहीं, एक ही आदमी तय कर देता है किसको टिकट मिलेगा किसको नहीं। देखे दुबे जी, ये कहते हैं ना ग्राउंड, तो क्या पंचायत चुनाव में सबसे नंबर 1 पार्टी हम रहते? क्या इन्हें शासन प्रशासन के दम पे, गुंडागर्दी के दम पे हमें हराने की जरूरत पड़ती? आजादी के बाद उत्तर प्रदेश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि जिसके सदस्य जाता है जिला पंचायत के, वो नहीं जीत रहा उसका जिला पंचायत अध्यक्ष, पर्चा ही नहीं भरने किया जा रहा है। ये अपने आप को इन्हें खुद प्रश्न पूछना चाहिए कि ये क्या करना चाहते हैं। जनता इन्हें चलिए गौरव कपूर साहब के पास भी आऊंगी कि आपका काम जो है वो बोल रहा है होर्डिंग पोस्टर्स में, लेकिन जमीन पर आप नहीं पहुंच रहे हैं और इसीलिए आप हार रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं डॉक्टर रॉय। इस पर भी मैं आपसे जवाब लूंगी, लेकिन हमारे साथ तकनीकी वजहों से इस वक्त गौरव कपूर साहब पहले नहीं जुड़ पा रहे थे, कांग्रेस के प्रवक्ता वो जुड़ गए हैं। गौरव कपूर साहब, एक तरफ एक पार्टी है जिसके पास योगी जी का चेहरा है, जिसके पास 2019 के नतीजे उसके हक में है लोकसभा चुनाव के, जिसके पास तमाम पूरा काडर है, वो अभी से इतनी मेहनत करने लग जाती है कि उसके शीर्ष नेता जो हैं वहां पे डेरा डाल रहे हैं, वहां लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं, दौरे प्लान कर रहे हैं, टिकट बंटवारे पर अभी से चिंतन मंथन हो रहा है। और यहां कांग्रेस का कुछ अता पता नहीं, ये भी नहीं पता कि जिनको प्रभार सौंपा गया है वो चुनाव लड़ेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा या नहीं लड़ेंगी, वो अगला दौरा कब करेंगी, वो यूपी में रहती नहीं है, दिल्ली से यूपी चलाती हैं। देखिए, वो जहां से भी चलाती हो यूपी चलाती हैं और बहुत अच्छे से चलाती हैं। हम लोग का भी संगठन बहुत ही ज्यादा मजबूत है, जमीन पे काम कर रहा है। जहां तक बात है कमजोर थे, तभी रायबरेली और अमेठी से भी आपकी जमीन खिसक रही है, इतना मजबूत संगठन है। जहां तक बात करते हैं कि गुजरात मॉडल की, तो कौन से वाले गुजरात मॉडल की बात हो रही है यहाँ पर? ये उत्तर प्रदेश में एक तो लंदन की स्ट्रीट बन रही थी, जो कल 1 घंटे बारिश में बनारस में वो लंदन की स्ट्रीट खत्म हो गई। और उसी तरह से बहुत सारे अन्य मॉडल आते हैं। गुजरात मॉडल में क्या उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को बदलने की भी बात होती है कि 6 महीने में 2 बार बदले जाएंगे? क्या उसी गुजरात मॉडल के अंतर्गत किसी को भेजा जाता है, एक रिटायर्ड IAS अफसर को भेजा जाता है उत्तर प्रदेश संभालने के लिए? कौन से गुजरात मॉडल की बात हो रही है? यहाँ देखिए, विकास की बात करनी चाहिए। और अगर गुजरात मॉडल की बात कर रहे हैं तो वो कोविड के सेकंड फेज में जो भयानक स्थिति थी उत्तर प्रदेश की, क्या वो भी गुजरात मॉडल के अंतर्गत आता है? पहले इसके बारे में बात करिए, ये गुजरात मॉडल के बारे में बात करिए। ये लोग विधायक बदलने, अच्छा ये मुझे बता दीजिए, प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी? उत्तर प्रदेश में चेहरा कौन होगा योगी जी के सामने कांग्रेस का? 10% भी वोट प्रतिशत नहीं है आपका उत्तर प्रदेश में। वो आप खुद ही प्रियंका गांधी जी से पूछ लीजिएगा। हम लोग सब उनके नेतृत्व में बहुत मजबूती से चुनाव लड़ने वाले हैं 2022। आनंद दुबे जी, आरोप तो आप पर लगाए हैं, आपका भी कोई सवाल हो गौरव कपूर जी से वो भी पूछ लीजिए और आरोपों के जवाब भी दे दीजिए। नहीं, देखिए गौरव कपूर जी का संगठन कितना मजबूत है ये तो गौरव जी को अच्छी तरह से पता है। अमेठी हारने के बाद राहुल गांधी जी जो है वो अमेठी में नजर ही नहीं आए, और जब दक्षिण भारत गए तो उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के लोगों की सोच जो है वो बड़ी सतही है।
उनको अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने कहा भाई मुझे यूपी के आम ही अच्छे नहीं लगते हैं। तो जिस पार्टी को उत्तर प्रदेश से इतनी नफरत है, उत्तर प्रदेश के लोगों से इतनी नफरत है, वो क्या संगठन खड़ा करेगी और क्या चुनाव लड़ेगी, इस पर तो बात ही करना बेकार है। दूसरी चीज, समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता थे उन्होंने कहा कि ये जो बैठकें हो रही हैं इसका जो है एक निहितार्थ है। देखिए, हमारे यहाँ जो बैठकें होती हैं वो हमेशा से समन्वय स्थापित करने के लिए, चिंतन के लिए, मनन के लिए जो बैठकें होती है, लेकिन कहा और हम जाता है इसमें जो आगे की एजेंडा को रखते हैं और उसको लेकर आगे बढ़ते हैं। तो ये जीते या हारे इलेक्शन मोड में ही रहती है, ये भी आरोप लगते हैं आपके ऊपर सर। नहीं, देखिए ये कोई बुरी चीज नहीं है। अगर हम प्रदर्शन कर रहे हैं और हम अपनी जो है वो क्षमताओं को प्रदर्शित कर रहे हैं, इसके अलावा अपने कार्यों को लेकर जनता के बीच लगातार जा रहे हैं, अगर हम कुछ अच्छा कर रहे हैं और उसको लगातार जनता को बताने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अब ये उन लोगों को दिक्कत होती है जिन्होंने अपने 5 साल में कोई काम ही नहीं किया, बोले काम बोलता है, कारनामे बोलते रहे। अब कारनामों को लेकर तो वो जनता के बीच जाएंगे नहीं, तो जब इनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं था तो ये जनता के पास जाएंगे कहां से। हमारे पास दिखाने के लिए बहुत कुछ है, हमने इकोनॉमी पे काम किया, हमने रोजगार दिया, हमने चिकित्सा व्यवस्था पे काम किया, हमने जो है तो उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त बनाया, हमने उत्तर प्रदेश को जो है अपराधियों। तो फिर तो आपके किसी भी विधायक का टिकट नहीं कटना चाहिए साहब, सबको टिकट मिलना चाहिए, सबने इतना अच्छा काम किया है, सब अव्वल नंबर से पास हुए हैं। देखिए अभी तो चुनाव बहुत दूर है, कौन चुनाव लड़ेगा, पार्टी जो है किसको टिकट देगी, हमारे यहाँ केंद्रीय नेतृत्व किसको जो है चुनाव लड़ाएगा, ये बात की चीज है। लेकिन कुल मिलाकर मुद्दा यह है कि जो हमारी उपलब्धियां हैं, जिस तरह से हमने 4.5 साल में काम किया है, जिस तरह से हमने उत्तर प्रदेश में अपराधियों को जो है जेल में डालने का काम किया है, दंगा मुक्त बनाने का उत्तर प्रदेश को काम किया है, जो बखूबी इस पूरे राजनीतिकरण को समझते हैं। विकास जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि आप बताइए ग्राउंड पे क्या वाकई में काम इतना बोल रहा है, लड़ाई इतनी आसान नजर आ रही है कि यहाँ पर बीजेपी को बहुत ज्यादा चिंतन मंथन की जरूरत नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि कोई किसी का टिकट नहीं कटने की जरूरत है, सब कुछ पिक्चर परफेक्ट है। क्या लड़ाई वाकई में इतनी आसान होगी, या फिर जिस तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अभी तक कोई एग्रेशन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में नजर नहीं आ रहा है, वो भी एक तरह से वन साइडेड क्या फाइट ऐसा लग रहा है आपको? ये देखिए, अगर बीजेपी के नेताओं की ही बात कर लें और बीजेपी जो अपना फीडबैक लेती है, बीजेपी के पास एक बहुत बड़ा तंत्र है जो लगातार बीजेपी के बड़े नेताओं के पास फीड आता रहता है, बीजेपी के अध्यक्ष के पास आता है, पूरे संगठन के पास आता है। तो बीजेपी के नेता जो अभी चुनाव की तैयारी में कमर कस के दिखाई दे रहे हैं, वो सारे लोग चिंतित हैं। उनको उत्तर प्रदेश में फिलहाल उनके लिए स्थिति बहुत आसान दिखाई नहीं दे रही। हालांकि राजनीति में कभी कोई नेता स्वीकार नहीं करता है कि उसकी स्थिति कमजोर है या उसका संगठन कमजोर है या चुनाव नहीं जीतेगा या वो हार जाएगा। बीजेपी के नेता इतना दावा जरूर ठोकते हैं कि उनकी सरकार बनेगी, लेकिन इस बार का रास्ता उतना आसान नहीं होगा। ये बीजेपी भी स्वीकार कर रही है, बीजेपी के नेता भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। यही वजह है कि आप देखें कि लगातार बीजेपी के वरिष्ठ नेता, उनके संगठन महामंत्री लखनऊ जा रहे हैं, वहाँ अलग अलग नेताओं से उनकी वार्ता होती है, मीटिंग होती है। अब सांसदों की बैठक आज से शुरू होने जा रही है, अलग अलग क्षेत्र के सांसदों से अलग अलग बैठक होगी, उनसे फीडबैक लिया जाएगा कि उनके संसदीय क्षेत्र की क्या स्थिति है, क्या वहाँ पे और किया जा सकता है। तो बीजेपी भी ये मानकर चल रही है कि इस बार की लड़ाई जो उत्तर प्रदेश में होगी वो बहुत आसान उनके लिए नहीं है। बीजेपी ये भी चिंता जाहिर कर रही है कि अगर बहुजन समाज पार्टी अगर इसी तरीके से निष्क्रिय रही तो सीधी लड़ाई सपा से हो जाएगी, तो और उनके लिए अच्छा नहीं होगा। तो उनकी कोशिश है कि पूरी परिस्थिति को अपने अनुकूल करो। यही वजह है कि संगठन को लेकर के बीजेपी सबसे ज्यादा चिंतित नजर आ रही है और लगातार संगठन के ऊपर काम कर रही है। और उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो मेरी जानकारी है, पिछली बार के मुकाबले इस बार ज्यादा अपने स्वयंसेवकों को हर जिले में, हर तालुके में, हर मंडल में नियुक्त करने वाली है, ताकि कहीं भी डॉक्टर राय, अब की बार आपके पास एक अच्छा मौका है। यहाँ पर कहीं ना कहीं एक एंटी इनकम्बेंसी भी आपके फेवर में है। राम का मुद्दा भी जो है अब जिसे कहते हैं कि वो निपट चुका है, वहां पर शिलान्यास हो चुका है, अब राम मंदिर अपने हिसाब से बनेगा, तो वो भी अब कहीं ना कहीं एक दिखाने के लिए उपलब्धि नहीं है। तो ऐसे में एक अच्छा मौका है, लेकिन आप लोग ड्राइंग रूम से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं, सड़क पर ही नहीं आ रहे हैं, जमीन पर ही नहीं आ रहे हैं। एक वक्त पे अखिलेश साइकिल चलाकर पूरा यूपी नापा करते थे, अब सिर्फ ट्वीट करते हैं। यही कह रहा हूँ कि आनंद दुबे जी ने कहा कि हमने रोजगार दिए, ये अपना 2017 का संकल्प पत्र पढ़े, उसमें 70 लाख रोजगार की बात कही थी। इनका जो एडवर्टीजमेंट लगाया 4 साल में 4 लाख रोजगार, ये खुद ही अपने आंकड़ों से में देख रहे हैं कि ये क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं। दूसरी बात, इस समय जब सारी दुनिया कोरोना की तीसरी वेव की तैयारी कर रही है, हमारे सांसद विधायक कोरोना की तीसरी पूरी दुनिया में सब लोग तैयारी कर रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। पर सदन के भीतर तो आप लोग पर्चे फाड़ रहे हैं, वहां पर तो तैयारी होने नहीं दे रही, विपक्ष नहीं तैयारी होने दे रहा है, ऐसा भी कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से। बहरहाल मैं विकास जी के बात से एकदम इत्तेफाक रखता हूं
कि इन्हें पता कि इन्होंने कोई कार्य नहीं किया। अच्छा। इसलिए अगर ये अपनी बात, अगर ये अपने 100 विधायकों की टिकट काटने की बात करते हैं तो ये खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं ना कि देखिए, दूसरों की गलतियां निकालना बेहद आसान काम होता है, लेकिन आप जमीन पर क्या कर रहे हैं ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि कई बार आपकी मेहनत जो है वो भी अपने आप में उतना ही मायने रखेगी। पब्लिक कनेक्ट, आप सभी लोग इस चर्चा में शामिल हुए, गौरव कपूर जी, आनंद दुबे जी, डॉक्टर अभिषेक राय और विकास जी, आपने ये तमाम जानकारी साझा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन यूपी के इस महादंगल पर लगातार हमारी विशेष कवरेज जो है रोज 3 बजे आप देख सकते हैं न्यूज नेशन पर।